वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के अगले सत्र में समिति पेश करेगी रिपोर्ट। जेपीसी का गठन, पीपी चौधरी की अध्यक्षता में जेपीसी का किया गया गठन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के अगले सत्र में ये जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट पेश होगी। जेपीसी में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हुए हैं। अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, श्रीकांत शिंदे जेपीसी में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया सुले जेपीसी में शामिल। कल्याण बनर्जी, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद इस समिति में शामिल हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष का, हमारे साथ जुड़े हुए आशीष। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। कई बड़े नाम भी इस जेपीसी के गठन में सामने आ रहे हैं। क्या और इनपुट मिल पा रहे हैं इस खबर पर? देखिए, तकरीबन 21 जो मेंबर हैं, सांसद हैं, उनकी कमेटी का गठन किया गया है जेपीसी का, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो पीपी चौधरी साहब जो हैं वो करेंगे। एक नाम जो सबसे बड़ा नाम इसमें अगर हम बात करें कि उनमें से एक है, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। पहली बार सांसद बनी है और उन्हें जेपीसी में जगह भी मिली है। इसके अलावा मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बनूरी, अनुराग ठाकुर, ये वो नाम है जो इस जेपीसी में शामिल हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जेपीसी का जो गठन हुआ है ये सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और उसके बाद अगला जो सेशन होगा, यानी संसद का जो सत्र होगा, उसके आखिरी सप्ताह के पहले दिन इनको अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश करनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है वो ये है कि जेपीसी की रिपोर्ट अगर सदन में आ भी जाती है तो सरकार इसे पास कैसे कराएगी, इस बिल को कैसे पास कराएगी, क्योंकि चूंकि संविधान में संशोधन की बात है इसलिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब 2/3 बहुमत के लिए जाहिर तौर पर विपक्ष का साथ यहां पर सरकार को लेना पड़ेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें लोकसभा की तो 364 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां 35 सांसद जो है वो एनडीए कम है। तो ऐसे में बिना विपक्ष के सांसदों की सहमति के ये बिल पास होना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है सरकार के लिए। बहरहाल जेपीसी का गठन हुआ, स्टेक होल्डर से बात करेगी, राज्य सरकारों से बात करेगी, अलग अलग प्रतिनिधियों से बात करेगी और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर को वो टेबल अच्छा आशीष, एक और बात यहाँ समझाइएगा, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट से आप बातचीत करते होंगे, लीगली भी इसको समझ रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जिक्र किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लगातार चल ही रहा था कि वो भी जेपीसी का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कोई बड़ी चुनौतियां हैं जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के सामने आ सकती हैं? देखिए, जो विपक्ष है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो क्षेत्रीय पार्टियों का होगा, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जो मतदाता होगा वो लोकसभा का जो उसका रुझान होगा किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को देने का, वही वो चीज विधानसभा में भी कर देगा। तो इससे सबसे ज्यादा अगर कोई घबराई हुई पार्टियां हैं तो वो रीजनल पार्टियां हैं। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो नेशनल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी का है, तो वो भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि चूंकि जब जेपीसी का गठन हो गया, सभी स्टेक मेंबर्स हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो, मनीष तिवारी जी हो, धर्मेंद्र यादव हो, प्रियंका गांधी हो, तो ये जब आपस में बात करते हैं, 31 जो मेंबरान हैं, जब इसमें दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करते हैं, तो जेपीसी जो अपनी रिपोर्ट फाइनल तैयार करेगी उसमें क्या कुछ कहती है। सब कुछ नंबर का गेम है। सरकार को नंबर यहां पर जुटाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में यहां बदलाव की बात की गई है। इसलिए विपक्ष के खेमे से कुछ पार्टियों को उनके पास अपने पास लेकर आना पड़ेगा, कुछ सांसदों को लेकर आना पड़ेगा, तभी ये बिल जो है वो संसद में पास हो पाए। आशीष, क्या आपको लगता है इस चीज में जो जेपीसी का गठन किया गया है और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक राय रखनी होगी, क्या आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो कामयाब हो पाएगी विपक्ष के तमाम सांसदों को इस बात में मंजूरी दिलवाने के लिए? क्योंकि अगर कोई भी चीज होता है, किसी को भी बेनिफिट मिलता है तो वो पार्टी को ही मिलेगा। देखिए, जाहिर तौर पर सत्ता जो पक्ष है वो इस बात में कॉन्फिडेंट है, तभी तो ये बिल लेकर आएगा।
ये बिल दरअसल भारत के जो संघीय ढांचे हैं और संविधान के मूल ढांचे और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लेकर एक बड़े पैमाने पर इस बिल के आने के बाद एक बहस छिड़ चुकी है। जो आलोचक है उनका ये कहना है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराने से जो राज्यों की स्वायत्तता है उस पर असर पड़ेगा और सत्ता के केंद्रीकरण की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो इससे अच्छा कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव संविधान की बुनियादी विशेषताएं जैसे संघीय ढांचा और लोकतांत्रिक को प्रतिनिधित्व करता है, कुछ उसके अगेंस्ट जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है कंचन, वो हम अपने दर्शकों को बता दें, जो गठन किया गया है वो उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है जो दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो जेपीसी के तमाम मेंबरान हैं उसके उनके नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा, पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएन रमेश, बासुई स्वराज, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णुदयाल राम महताब, संबित पात्रा, अनिल बनूली, विष्णुदत्त शर्मा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया शुले, श्रीकांत सिंधे, चंदन चौहान, ये वो तमाम नाम हैं जो इस जेपीसी में है। कुल 21 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के हैं और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के हैं। इसकी अध्यक्षता जो है अगर आप पीपी चौधरी साहब करेंगे उसमें वो साफ दिखता है कि पहला नाम पीपी चौधरी साहब का है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। अब देखना यह होगा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहती है और जब सदन के पटल पर रखा जाता है तो विपक्ष सरकार के साथ आने में क्या एक ही पिच पर विपक्ष और सरकार जो है वो एक साथ खड़े हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जी ये भी जानकारी दीजिएगा, कितना वक्त दिया गया है, कब तक ये रिपोर्ट सामने आएगी? और मैं आपसे ये भी एक पहलू समझना चाहूंगी कि 1960s तक ऐसा ही फॉर्मेट था, लेकिन तब भी कई चैलेंजेस आए थे और स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से इस बात पर चर्चा हो रही है और लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही है। क्या वो चैलेंजेस आज के विद हाईटेक इंफ्रा नहीं है? नहीं, देखिए अगर हम उस समय की बात करें कि 1967 तक जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होते आए हैं। 1967 में कुछ राज्यों के जो विधानसभा का कार्यकाल है वो समय से पहले खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद कभी भी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ नहीं हो पाए। अगर हम 80 के दशक की बात करें तो 80 के दशक में आखिरी से ही चुनाव आयोग की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक साथ देश में जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा के कराए जाएं। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो आम लोगों को होगा, क्योंकि आम लोगों के करों के पैसे से ही ये चुनाव कराए जाते हैं। जब अलग अलग चुनाव कराए जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर जो बोझ है वो पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से पूछा तो सुप्रीम कोर्ट में भी आयोग ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक साथ इसको लेकर चुनाव कराया जाए। अब एक साथ जब चुनाव कराने की बात आई तब लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट का भी हवाला मैं यहां पर देना जरूरी समझूंगा। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में संभव है और ये कराया जा सकता है। दूसरी बात, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन की, वो भी इस बात में कहती है कि 2029 में यह संभव हो पाएगा, लेकिन इसके लिए सभी राज्य सरकारों की सहमति और सभी विपक्ष की सहमति जरूरी होगी। इस कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। तो अब सरकार का यह दायित्व बनता है और फर्ज बनता है कि एक मंच पर सभी जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें किसी भी तरह से समझाकर लेकर आए अगर वो इस अमेंडमेंट को कराना चाहते हैं, क्योंकि बिना विपक्ष की सहमति के नंबर गेम आज की तारीख में जो सरकार के पास है कंचन, वो नंबर गेम नहीं है। बिल्कुल आशीष, और इस बात की उम्मीद तो लगातार जताई जा रही है कि विपक्ष को भी सेम पेज पर रखा जाए, सेम प्लेटफॉर्म में रखा जाए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ये वो बीजेपी का लगातार इस पर मंथन भी रहा है, कई कमिटीज बनाई गई है, रिपोर्ट भी दी जा चुकी है। लेकिन आशीष, ऐसे में क्योंकि अब इस वक्त है, जेपीसी के पास अपना अच्छा खासा वक्त है रिपोर्ट बनाने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए, कई एक्सपर्ट्स का अपना अपना ओपिनियन रहा है। मैं लीगल टर्म्स पर यह समझना चाहती हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, जैसे कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का नंबर गेम काफी अहम होता है, कितना फीजिबल रहेगा अगर हम इस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां पर जेपीसी की एक मत बनती है और जिसमें प्रोस ज्यादा है कौन से, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन होता हुआ हमारे देश में आपको नजर आ रहा है इस वक्त जैसे हालात करंट चल रहे हैं? देखिए, अगर सत्ता पक्ष नंबर जुटा लेती है तो ये 110% है, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में पहली बार संविधान में संशोधन हो रहा है। ये 129वां संशोधन है जो हमारे संविधान में किया जा रहा है। नंबर गेम का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं। बात अगर एनडीए की करूं तो उनके पास 292 सीटें हैं। दो तिहाई बहुमत के लिए उन्हें 362 का आंकड़ा जुटाना जरूरी है। तो ऐसे में उनके लिए बाकी जो नंबर्स हैं
वो कहां से आएंगे वो देखना होगा। और अगर वो हम देखना राज्यसभा की बात दिलचस्प करें, भी होता है आशीष कि आखिर किस तरह जी सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे मुद्दे पर एक साथ रहती है या फिर उनके पैरेलल अपने ओपिनियंस होते हैं, वो तो जेपीसी की रिपोर्ट ही बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ